स्प्रूस फौरन काम में जुट गई। वो दिन रात चरखा चलाती रही, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जितना भी रेशम काटती, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। तब उसे समझ आया कि ये कोई आम रेशम नहीं बल्कि जादुई है, और ये कि उसके शौहर ने उसे रोकने के लिए ये चाल चली है। मायूसी में वो करीबी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जा पहुंची और इल्तिजा की, बराह करम मुझे ये रेशम का धागा काटने का तरीका बताएं। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, चूल्हा जलाओ और इसे आग में फेंक दो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। स्प्रूस वापस आई। उसने रेशम के गुच्छे को आग में झोंक दिया। फौरन ही शोले भड़क उठे और उसमें एक बड़ी बदनुमा मेंढक जैसी मखलूक उछलने लगी, जिसके मुंह से चांदी जैसे धागे निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, मेंढक गायब हो गया और जमीन पर एक चमकदार नकरई रेशमी कपड़ा बाकी रह गया। स्प्रूस ने वो कपड़ा उठाया और अपने शौहर के सामने पेश किया और उससे वापस जाने की दरख्वास्त की। इस बार घास के सांप ने एक और आजमाइश रखी। उसने तख्त के नीचे से लोहे के जूते निकाले और कहा, जब तक ये जूते घिस न जाएं, तुम नहीं जा सकती। स्प्रूस ने वो जूते पहन लिए और पत्थरों पर पांव मार मार कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, मगर वो इतने सख्त थे कि उन पर कोई असर न हुआ। तब वो दोबारा बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। बूढ़ी जादूगरनी बोली, इन जूतों को किसी लोहार के पास ले जाओ और कहो कि इन्हें आग में सफेद अंगारों तक तपा दे। स्प्रूस ने ऐसा ही किया। जब जूते अंगारों में जलकर नरम हो गए तो वो 3 दिन में घिस गए और उसने एक बार फिर अपने शौहर से इजाजत मांगी। इस बार घास के सांप ने हामी भर ली, मगर एक और शर्त रखी, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि तुम खाली हाथ जाओ, मेहमानों के लिए एक पाई बनाओ और साथ ले जाओ। मगर उसने चालाकी करते हुए महल के तमाम बर्तन छिपवा दिए ताकि स्प्रूस के पास आटा गूंथने के लिए कुछ न बचे। स्प्रूस काफी देर सोचती रही कि बगैर बर्तन के दरिया से पानी कैसे लाए और आटा कैसे गूंधे, लेकिन जब कोई हल न सूझा तो वो फिर बूढ़ी औरत के पास जा पहुंची। बूढ़ी ने कहा, कुएं से पानी निकालने की कोशिश न करो, बल्कि एक छन्नी लो, इसके सुराखों को खमीर से बंद करके इसी में दरिया से पानी भरो और इसी में आटा गूंथ कर पाई तैयार करो। स्प्रूस ने ऐसा ही किया, पाई तैयार किया और आखिरकार रवांगी के लिए तैयार हो गई। जब वो रुखसत होने लगी तो घास का सांप उसे किनारे तक छोड़ने आया। उसने स्प्रूस को अलविदा कहते हुए कहा, 9 दिन के लिए अपने वालदीन के पास रहो, मगर 10वें दिन वापस आ जाना। जब तुम लौटो तो अकेली आना और साहिल पर खड़े होकर मुझे यूं पुकारना, अगर तुम जिंदा हो मेरे शौहर तो समंदर का झाग दूध सा सफेद होगा, अगर तुम मर चुके हो मेरे महबूब तो झाग सुर्ख और खून जैसा होगा। अगर समंदर का पानी उबला और झाग दूधिया सफेद हुआ तो समझना मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर झाग खून जैसा सुर्ख हुआ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। स्प्रूस ने हामी भरी और अपने माँ बाप के घर जाने के लिए रवाना हो गई। जब स्प्रूस अपने माँ बाप के घर पहुंची तो खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसके वालिदैन, बहन, भाई, हर कोई हैरान था कि वो कैसी लग रही है, कैसी जिंदगी गुजार रही है और क्या वो घास के सांप के साथ खुश है। स्प्रूस को सवालों का जवाब देने में ही फुर्सत न मिली। वो अपनी शानदार जिंदगी, समंदर के नीले महल, सहरंगीज दावतों और अपने शौहर की मेहरबानियों का तज़किरा करती रही और सब उसकी बातों को दिलचस्पी से सुनते रहे। मगर इधर उसके 12 भाइयों ने मंसूबा बनाया कि वो अब की दफा उसे घास के सांप के पास जाने न देंगे, और ये कि वो इस मकसद के लिए बाकी बहनों की मदद लेंगे। स्प्रूस के भाइयों ने बहनों की मदद से बड़ी चालाकी से उससे ये राज उगलवा लिया कि किस तरह वो साहिल पर जाकर घास के सांप को बुलाएगी। स्प्रूस ने भी खुशी खुशी वही जुमले दोहरा दिए जो उसका शौहर उसे सिखा चुका था। स्प्रूस के 12 भाइयों ने अपनी तेज धार दरांतियां उठाईं और समंदर के किनारे जा पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो उनको स्प्रूस से मालूम हुए थे। जब घास के सांप ने ये सदा सुनी तो वो समंदर की गहराइयों से तैरता हुआ ऊपर साहिल के करीब आ गया। स्प्रूस के भाइयों ने उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। फिर भाई खामोशी से घर लौट आए, मगर उन्होंने स्प्रूस से एक लफ्ज भी न कहा। 9 दिन बीत गए। वो दिन आ गया जब स्प्रूस को अपने शौहर के पास वापस जाना था। वो खुशी खुशी अपने वालिदैन और भाई बहनों से रुखसत हुई। साहिल पर पहुंचकर वो समंदर के रुख खड़े हो गई।
और वही अल्फाज दोहराए, अगर तुम जिंदा हो मेरे शोहर तो समंदर का झाग दूध सा सफेद होगा, अगर तुम मर चुके हो तो झाग सुर्ख और खून जैसा होगा। जैसे ही उसकी सदा फिजा में गूंजी, समंदर की रंगत बदलने लगी। लहरें बेचैन होकर उछलने लगें, पानी तारीक हो गया और झाग दूधिया सफेद होने के बजाय खून की तरह सुर्ख हो गया। स्प्रूस का दिल धक से रह गया। अचानक उसके शौहर की आवाज गूंजी, स्प्रूस, ये तुम्हारे 12 भाई थे जिन्होंने मुझे अपनी दरांतियां मारकर कत्ल कर दिया। तुमने अपने वादे को तोड़ा, अब तुम हमेशा के लिए एक जगह जमी रहोगी, जैसे कोई दरख्त जो कहीं जा नहीं सकता। और जैसे ही वो अल्फाज अदा हुए, स्प्रूस के पांव जमीन में जड़ पकड़ने लगे। उसका जिस्म सख्त लकड़ी में बदलने लगा, उसकी बाहें शाखों में और उसके बाल पत्तों में, और वो स्प्रूस दरख्त में तब्दील हो गई और हमेशा के लिए वहीं जड़ पकड़कर खड़ी रह गई, जैसे वक्त ने उसे कैद कर दिया हो। कहते हैं कि आज भी वो दरख्त उसी तरह वहीं मौजूद है।